फिरौनों की आखिरी मलका क्लोपेत्रा कौन थी? सिकंदर आजम की लाश कहाँ दफन की जाए? हजरत ईसा की पैदाइश से 300 साल पहले जहाँ आज इराक है, यहाँ किसी मुकाम पर यह गर्मा गर्म बहस हो रही थी। इसके सरहाने उसके 3 करीबी साथी खड़े थे। उनमें से एक ने कहा कि सिकंदर आजम की ख्वाहिश थी कि उसे मिस्र में सबसे बड़े फिरौन के हरम के साथ दफन किया जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। फिर सिकंदर आजम को कहाँ दफन किया गया? मिस्र के साहिली शहर अस्कंदरिया में, किसी ऐसी जगह जो आज किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन वो शख्स जिसे सिकंदर ने मिस्र का गवर्नर बनाया था और जो सिकंदर को फिरौनों के साथ दफन करवाने का हामी था, मिस्र का नया फिरौन यानी हुक्मरान बन गया। यह शख्स टॉलमिक सतूर था। इसके खानदान ने अगले 300 साल तक मिस्र पर हुकूमत की। इस खानदान में काबिल और नालायक दोनों तरह के हुक्मरान आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे शोहरत तमाम हासिल हुई, और सितम ये कि उस पर उस खानदान की हुक्मरानी का सिलसिला खत्म भी हुआ। यह नाम था क्लोपेत्रा का। उसके बारे में बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां मशहूर हैं, जो यकीनन आपने भी सुनी होंगी, लेकिन हकीकत क्या है ये आज की इस बुक समरी में हम आपको बताएंगे। जिस तरह मिस्र में मर्द को फिरौन, रोम में सीजर्स और रूस में जार कहते हैं, इसी तरह मिस्र के उस अहद में मलका को क्लोपेत्रा कहा जाता था। क्लोपेत्रा के नाम से शोहरत दवाम पाने वाली इस मलिका का असल नाम था क्लोपेत्रा द सेवेंथ फिलोपेटर। यह हजरत ईसा से तकरीबन 69 साल पहले मिस्र के टॉलमिक खानदान में पैदा हुई थी। क्लोपेत्रा जिस खानदान से थी वो सदियों पहले यूनान से हुक्मरानी करने मिस्र आया था, लेकिन अब वो 300 साल से मिस्र का ही होकर रह गया था। इसलिए आप ये कहना चाहें तो कह सकते हैं कि क्लोपेत्रा का खानदान तारीखी तौर पर मिस्री नहीं था। लेकिन आप ही बताइए, 3 सदियों से कहीं रहने वाले खानदान को क्या महाजर कहा जा सकता है? तो क्लोपेत्रा भी यूनानी जीन्स के साथ मिस्री ही थी। वो अपने खानदान की पहली मलका थी जिसने मिस्री जुबान सीखी थी। क्लोपेत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो एक नाजायज औलाद थी, लेकिन कदीम मिस्रियों में ये रिवायत थी कि ब्लड लाइन खालिस रखने के लिए बहन भाइयों में शादियां करते थे। बहुत से दूसरे शाही खानदानों की तरह टॉलमिक खानदान में भी यही रिवायत सदियों से चली आ रही थी। क्लोपेत्रा की माँ और बाप के बारे में भी ऐसा ही लिखा गया है कि वो दोनों शायद बहन भाई ही थे। इस तरह क्लोपेत्रा ने भी अपने दोनों भाइयों से शादियां की, जिनसे उसके बच्चे पैदा हुए। जब वो क्लोपेत्रा यानी मलिका बनी तो इसकी उम्र महज 18 और उसके भाई की महज 13 साल थी। उसे बाप की मौत के बाद बचपन ही से तख्त संभालना पड़ा था। याद रहे कि ये टॉलमिक हुक्मरान के मर्द हुक्मरान खुद को फिरौन ही कहलवाते थे। क्लोपेत्रा के हुस्न की बात करें तो तारीख में ऐसे सबूत हैं कि क्लोपेत्रा के हुस्न के जितने किस्से मशहूर हैं, वो इतनी हसीन नहीं थी। उसकी एक झलक इन सिक्कों में मिलती है जिनमें उसकी तस्वीर नक्श की गई थी। इन सिक्कों में वाज़े तौर पर उसकी बड़ी नोकीली नाक और मर्दाना शक्ल शबाहत नजर आती है। लेकिन कुछ मौरखीन का कहना है कि वो हसीन तो थी, लेकिन सिक्कों पर अपनी मर्दाना शक्ल इसने जानबूझकर नक्श करवाई थी ताकि खुद को ताकतवर दिखा सके। हो सकता है कि वो सचमुच में इतनी ही हसीन हो जितने उसके किस्से मशहूर हैं। आखिर यूनानी खून तो उसमें था ही। बाज़ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि क्लोपेत्रा की शख्सियत में सबसे खूबसूरत चीज उसकी आवाज और अदाएं थी। इन्हीं से वो लोगों को दीवाना बना देती थी। फिर इसे लोगों को मुतासर करने का हुनर भी खूब आता था। जब रोमन शहंशाह जूलियस सीजर्स मिस्र पहुंचा तो उस वक्त क्लोपेत्रा और उसके एक भाई में खाना जंगी चल रही थी। क्लोपेत्रा सीजर से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसके भाई की फौजें उसे सीजर्स तक नहीं पहुंचने देंगी। चुनाचे उसने एक चाल चली। उसने खुद को एक कालीन में लपेट लिया। क्लोपेत्रा के खिदमतकार इस कालीन को लेकर सीजर्स की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी ने इस कालीन का नोटिस तक नहीं लिया। खिदमतकारों ने सीजर्स के खेमे में जाकर कालीन को खोला तो जूलियस सीजर्स मलकाए मिस्र को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। इस तरह जब क्लोपेत्रा पहली बार एंटनी को मिलने गई तो वो सोने की कश्ती में सवार थी। कश्ती के चप्पू चांदी से बने थे। क्लोपेत्रा ने एक देवी का रूप धारा हुआ था और उसके मुलाजिम फरिश्तों जैसे कॉस्ट्यूम्स पहने उसको पंखा चल रहे थे। इस मंजर ने एंटनी को क्लोपेत्रा का दीवाना बना दिया। लेकिन सवाल ये था कि क्या क्लोपेत्रा एक काबिल हुक्मरान भी थी? ये भी हकीकत है कि जहाँ कुदरत ने उसे दिलकश शख्सियत दी, वहीं वो एक काबिल हुक्मरान भी थी। वो 7 ज़बानें जानती थी। उसने रियाजी, फिलोसफी और फल्कियात की तालीम भी हासिल की थी। वो मिस्र की शानदार लाइब्रेरियों में पढ़ती रहती थी। उसका 22 साल दौर
मिस्र का शानदार दौर कहलाता है। उसने कहत के दिनों में अपने लोगों के टैक्सेस माफ कर दिए थे। वो लोगों को मुफ्त गल्ला तक फराहम करती रही। वो इतनी काबिल और ताकतवर हुक्मरान थी कि रोमी सल्तनत के मुख्तलिफ धड़े उसे मदद के लिए पुकारा करते थे। कहा जाता है कि क्लियोपेत्रा अपने बहन भाइयों की कातिल भी थी। बादशाहत की कदीम रिवायत है कि एक बादशाह रियासत को खाना जंगी से बचाने के लिए या ताकत में इजाफे के लिए अपने हरीफों को कत्ल करवा देता है। क्या क्लियोपेत्रा ने भी इसी रिवायत पर अमल किया? क्लियोपेत्रा अपने खानदान की रिवायत के मुताबिक अपने एक भाई के साथ शादी करके उसकी हुकूमत में हिस्सेदार बनी हुई थी, लेकिन वो खुद हुकूमत पर कब्जा करना चाहती थी। चुनाचे उसने अपने भाई से जंग छेड़ दी। इस जंग में उसे गैर मुतवक्के तौर पर रोमन शहंशाह सीजर्स की मदद भी मिल गई। वो यूं के सीजर्स का मुखालिफ पोम्पोई शिकस्त खाकर मिस्र में पनाह लेने आया। क्लियोपेत्रा के भाई ने उसे पनाह दे दी, लेकिन फिर हुआ ये कि पोम्पोई मिस्र में कत्ल हो गया। कहते हैं कि उसे क्लियोपेत्रा के भाई ने कत्ल करवाया था। ऐसा भी तारीख में लिखा है कि वो अपने ही साथियों के हाथों मारा गया था। लेकिन हुआ ये कि जूलियस सीजर्स अपने मुखालिफ पोम्पोई के कत्ल पर बजाय खुश होने के मिस्री हुक्मरान यानी क्लियोपेत्रा के भाई से नाराज हो गया। ये क्लियोपेत्रा के लिए शानदार मौका था। उसने जूलियस सीजर से इत्तेहाद बना लिया और उसकी मदद से अपने दुश्मनों का सिफाया किया। क्लियोपेत्रा का भाई दरिया नील में डूबकर मर गया। अब क्लियोपेत्रा ने अपने छोटे भाई से शादी कर ली और बाद में उसे भी कत्ल करवा दिया। इस तरह उसने अपने छोटी बहन को भी कत्ल करवा दिया। रोमन रिपब्लिक के आखिरी हुक्मरान जूलियस सीजर से क्लियोपेत्रा का गहरा ताल्लुक था। मिस्र में क्लियोपेत्रा को तख्त दिलवाने में सीजर्स का मरकजी किरदार था। क्लियोपेत्रा और जूलियस सीजर्स ने शादी तो नहीं की, लेकिन वो इकट्ठे रहते थे। दोनों के ताल्लुकात से रोमन अशराफिया काफी परेशान थे। उन्हें लगता था कि सीजर्स क्लियोपेत्रा के इशारों पर नाच रहा है। क्लियोपेत्रा और सीजर्स का एक बेटा भी था जो तारीख में सिजेरियन के नाम से मशहूर था। रोमन अशराफिया का ख्याल था कि जब सीजर्स और क्लियोपेत्रा की औलाद जवान होगी तो क्लियोपेत्रा हुकूमत पर पूरी तरह काबिज हो जाएगी। रोमन अशराफिया औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं करते थे और क्लियोपेत्रा को रास्ते से हटाना चाहते थे। 44 साल कबल अज़ मसीह में रोम के सेनेटर्स ने जूलियस सीजर्स को कत्ल कर दिया। तारीखदानों का मानना है कि सीजर्स के कत्ल की एक वजह यह भी थी कि क्लियोपेत्रा से जान छुड़ाई जा सके। क्लियोपेत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो मिस्र में एक फैशन आइकॉन थी। जूलियस सीजर्स के कत्ल के बाद क्लियोपेत्रा का रोम में रहना खतरनाक हो गया था। उसे अपने और अपने बेटे सिजेरियन के कत्ल का खदशा था। चुनाचे वो फरार होकर मिस्र लौट गई। लेकिन क्लियोपेत्रा जब तक रोम में रही, रोम की औरतों में उसकी धाक बैठी रही, बल्कि उसके जाने के बाद भी कायम रही। वही रोमन अशराफिया जो क्लियोपेत्रा से नफरत करती थी, उसकी औरतों ने क्लियोपेत्रा का हेयर स्टाइल, उसका लिबास और जेवरात फैशन के तौर पर अपना रखे थे। एक जमाना था जब रोम में खवातीन का हर फैशन क्लियोपेत्रा से शुरू होता था। क्लियोपेत्रा रोम से चली गई, लेकिन वहाँ खवातीन के बनने संवरने के अंदाज वहीं कॉपी होते रहे जो क्लियोपेत्रा के थे। रोमन खवातीन मलकाए मिस्र से कितनी मुतासिर थीं, इसका अंदाजा यूं लगाएं कि बहुत सी रोमन खवातीन के मुजस्समे तक क्लियोपेत्रा के मुजस्समे जैसे ही हैं। क्लियोपेत्रा और रोमी जनरल मार्क एंथनी गलियों में आवारा फिरते थे। जूलियस सीजर्स के कत्ल के बाद रोम में कई धड़े बन गए। एक धड़े का सरबराह सीजर्स का करीबी दोस्त एंटनी था, जो रोम को अपने कंट्रोल में करने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन हुआ ये कि एंटनी भी क्लियोपेत्रा के इश्क में गिरफ्तार हो गया और क्लियोपेत्रा भी उससे मोहब्बत करने लगी। दोनों ने शादी कर ली और इनके 3 बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन शादी के बाद भी दोनों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई। एंटनी और क्लियोपेत्रा दोनों शराब नोशी और आवारागर्दी के दिलदादा थे। उन्होंने अपने दोस्तों का एक अलग हलका बना लिया था और वो सब मिलकर अक्सर शराब नोशी करते थे। एंटनी और क्लियोपेत्रा अक्सर रातों को महल से बाहर निकलकर आवारागर्दी करते और आम शहरियों में घुल मिल कर उनसे हंसी मजाक भी करते। क्लियोपेत्रा एक हसीन ज़हीन लीडर ही नहीं, एक एडमिरल भी थी। वो यूं के क्लियोपेत्रा और एंटनी की शादी के बाद मजबूत बहरी ताकत बन चुके थे। दोनों के इत्तेहाद ने रोम में एंटनी के दुश्मनों को खबरदार कर दिया, क्योंकि दोनों का इत्तेहाद एक ताकतवर इत्तेहाद था। लेकिन एंटनी के दुश्मनों ने रोम में इस इत्तेहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया कि वो रोम का गद्दार है, और ये कि वो जूलियस सीजर्स की दोस्त क्लियोपेत्रा के साथ मिलकर रोम में आमरीत कायम करना चाहता है। आखिर दोनों धड़ों की 2 सितंबर 31 कबल अज़ मसीह में यूनान के करीब एक्टियम के मुकाम पर जंग हुई। इस जंग में क्लियोपेत्रा भी एंटनी के साथ बहरी बेड़े की कुमान करती हुई यूनानी जनरल
एक्टोइन के मुकाबले पर आई, लेकिन इस जंग में उन्हें शिकस्त हुई। दोनों मिस्र के साहिली शहर सिकंदरिया में वापसी पर मजबूर हो गए, लेकिन जनरल एक्टोइन की फौज उनका पीछा करते हुए सिकंदरिया में दाखिल हो गई। वो एंटोनी को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन एंटोनी ने गिरफ्तार होने की जिल्लत से बचने पर मौत को तरजीह दी और खुदकुशी कर ली। ये तो तारीख का कमोबेश इत्तेफाक है कि क्लोपेत्रा और जनरल मार्क एंटोनी ने खुदकुशी की थी। कैसे की थी, इस बात पर इख्तिलाफ है। एक कहानी यूं है कि यूनानी इलाके एक्टियम के मैदान पर जनरल एक्टोइन से शिकस्त के बाद क्लोपेत्रा मिस्र में किसी खुफिया पनाहगाह में छुप गई। इस दौरान उसने फातिह जर्नैल एक्टोइन से ताल्लुकात बनाए या किसी डील की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने जनरल एंटोइन तक खुद को ये अफवाह पहुंचाई कि क्लोपेत्रा ने उसके हार से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली है। क्लोपेत्रा के इश्क में मुब्तला जनरल एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और अपनी तलवार अपने ही सीने में घोंपकर जान दे दी। लेकिन जब क्लोपेत्रा को इस बात का इल्म हुआ तो वो एहसास गुनाह का शिकार हो गई। चुनाचे इसने भी खुद को सांप से डिसवा कर खुदकुशी कर ली। लेकिन अगर गौर करें तो इस कदर मैच्योर, जहांदीदा और हुक्मरान ज़हन वाली खातून से ऐसी तवक्को कम है कि वो जज्बात में आकर खुदकुशी करेगी। इसलिए तारीखदानों की यह राय ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि उसने शिकस्त के बाद अपना अंजाम भांप लिया था। उसे यकीन था कि जनरल एंटोनी के साथ देने पर उसके साथ रूमी फौज इबरतनाक सलूक करेगी, इसलिए उसने जहर निगल लिया, जैसा कि उस जमाने में बादशाह या फौजी हुक्मरान अक्सर किया करते थे। क्लोपेत्रा अपनी एक कंघी में मोहलिक जहर ऐसे ही वक्त के लिए छुपा कर रखा करती थी, लेकिन हकीकत यह है कि इससे भी दिलचस्प बात एक और है। हम क्लोपेत्रा के बारे में जो भी जानते हैं वो इसके मरने के बरसों बाद लिखा गया है और इसके दुश्मनों ने लिखा है, क्योंकि क्लोपेत्रा एक ताकतवर मिस्री मलका थी। ये समुंदर पार रोमन रिपब्लिक में खाना जंगी का दौर था। मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे से इक्तदार छीनने की कोशिश में लगे हुए थे। ये धड़े बैरूनी मदद के लिए क्लोपेत्रा जैसी ताकतवर खातून का साथ भी चाहते थे, लेकिन ये तो आप देख ही चुके हैं कि आखिरी इत्तेहाद में क्लोपेत्रा और यूनानी बागी जनरल एंटोनी का इत्तेहाद हार गया था, जिसके बाद दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। जनरल एक्टोइन का यूनानी धड़ा जो क्लोपेत्रा से जीता था, ये वही धड़ा था जो अपने हमवतनों को एक आम औरत की हुक्मरानी से खौफजदा करने का प्रोपेगेंडा किया करता था। इसलिए जब बाद में रोमी दरबार में तारीख लिखी गई तो क्लोपेत्रा के बारे में वही कुछ लिखा गया जो उसके जीते हुए दुश्मनों ने लिखवाना चाहा। उन्होंने क्लोपेत्रा के दीगर कुव्वतों से इत्तेहाद की कहानियों को उसकी सेक्स स्टोरीज बनाकर पेश किया, जो हो सकता है दुरुस्त हो और हो सकता है कि झूठ हो। लेकिन एक बात में कोई दूसरी राय नहीं, वो ये कि जो कुछ भी क्लोपेत्रा के बारे में मौजूद है उसका पहला वर्जन इसके दुश्मन रोमियो ही ने लिखा था। नील की मलका क्लोपेत्रा की कहानी को हजारों बार फिल्मों, ड्रामों और स्टेज पर पेश किया जा चुका है, लेकिन सबसे मशहूर फिल्म 1963 में बनने वाली, उसके नाम पर बनने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का नाम क्लोपेत्रा था। इसमें एलिजाबेथ टेलर ने क्लोपेत्रा का किरदार अदा किया था। इसका बजट $20 लाख से बढ़कर $4.5 करोड़ 40 लाख तक जा पहुंचा था। आजकल के हिसाब से देखें तो ये $32 करोड़ बनते हैं। ये इतना ज्यादा बजट था कि फिल्म का प्रोड्यूसर सेंचुरी फॉक्स बैंकरप्ट होने के करीब पहुंच गया था। फिल्म में सिर्फ क्लोपेत्रा के कॉस्ट्यूम्स की लागत $20 लाख से ज्यादा आई थी। अपनी रिलीज के वक्त ये तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। क्लोपेत्रा पर सादत हसन मंटू ने एक यादगार ड्रामा भी लिखा है, लेकिन ये सिर्फ एक मंजर की कहानी है जिसमें इंतहाई रोमानवी अंदाज में क्लोपेत्रा और मार्क एंटोनी के आखिरी लम्हात को पेश किया गया है। क्लोपेत्रा के बारे में बहुत सी बातें मुख्तलिफ कुतब में दर्ज हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बुक समरी से आप लोगों को क्लोपेत्रा के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा।